पूरे देश की राजनीति की सुर्खियों में पिछले कुछ दिनों से एक ही नाम है, वो नाम है नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल का। हनुमान बेनीवाल जी ने 1 महीने से राजस्थान में एसआई की जो भर्ती परीक्षा हुई थी, उसको रद्द कराने के लिए आंदोलन छेड़ दिया और इस बीच में उनके कुछ बयान मीडिया की सुर्खियाँ बन गए। उनके बयान को जोड़ा गया राजपूत समाज से और करनी सेना ने ऐलान कर दिया है 8 जून को नागौर में स्वाभिमान सभा करने का, रैली करने का। और कहा गया है कि वे या तो इतिहास रचेंगे या फिर इतिहास बनेंगे। और इसके जवाब में हनुमान बेनीवाल जी ने तो शायद अब तक कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके समर्थक कह रहे हैं कि भाई वो भी जो मेला लगना होता है खरनाल, वहाँ पे उसी डेट में जुटेंगे। तो राजस्थान की राजनीति फिलहाल हनुमान बेनीवाल जी के इर्द गिर्द सिमट आई है और पूरे देश की नज़रें 8 जून को नागौर में क्या होगा उस पर लग गई है। तो बेनीवाल साहब, जो एसआई भर्ती परीक्षा रद्द कराने को लेकर आपने मूवमेंट चलाया और लाखों लोगों की रैली आपने की, ऐतिहासिक रैली। मैं भी अपनी ज़िंदगी में ऐसी रैली शायद ही कभी देखी हो जिसमें लाखों लोग, खासतौर पर युवा, इतनी गर्मी में जुटे हों। तो आज इस आंदोलन की स्थिति क्या है और क्या भरोसा है कि ये भर्ती परीक्षा जो है वो रद्द होगी? देखिए, ये आर पार की लड़ाई का ऐलान है। एसआई भर्ती रद्द करें। आरपीएससी जिसमें जंग लग चुका, आरपीएससी का पुनर्गठन 18-21 की जो आरएस की मेंस की कॉपियां थी, जिस तरह उनमें फेरबदल किए, नंबर बढ़ाए, सरकार बैकफुट पाई, गलती स्वीकार करी। और 2005 से लेकर 25 तक हमने तमाम आरपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स के रिश्तेदारों की जांच की मांग करी। कौन किसका रिश्तेदार किस पद पाया, उसकी सेकंड डिवीज़न थी, थर्ड डिवीज़न थी, बोर्ड के अंदर, ग्रेजुएशन के अंदर, आखिर फिर वो टॉप 10 में कैसे आ गया। तो ये जांच का विषय, इस जांच की मांग हम करें। आरपीएससी की संरचना नए सिरे से की जाए, यूपीएससी की तर्ज पे आरपीएससी बने, ये हम इसके अंदर मांग करें। ये मांग जितने भी पेपर लीक की घटनाएं पिछली सरकार के अंदर हुई, उन सबको हम जोड़ के ले रहे हैं। रीट लेवल फर्स्ट का मामला हो चाहे दूसरा हो, हम सीबीआई जांच की मांग भी करेंगे। एसओजी पे भी उंगली उठाई हमने। एक सेटलमेंट का कमरा बन रखा, जिसमें 2 के साथ 1 फ्री, 3 के साथ 1 फ्री, 3 लाओ 1 पाओ, मतलब ले जाओ आप लेके। 1-1 करोड़ की, 2-2 करोड़ की डील भी एसओजी के अंदर हो रही। कई लोग बैठे हैं यहाँ पे, कुछ बेईमान लोग भी एसओजी के अंदर भी पोस्टिंग करा के बैठे हुए नीचे के स्तर पे। तो हमने इस मामले के अंदर सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। और चूंकि इस धरने आंदोलन को चालू हुआ 24 अप्रैल से चालू हुआ था, और आज एक एक 1 जून, आज 31 मई का समय आ गया। और आप देखिए 37 दिन लगभग इस आंदोलन को चलते हुए हो गए, जिनमें सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के समय हमने इस आंदोलन को 4-5 दिन का डेफर किया था, स्थगित किया, क्योंकि राष्ट्र हित के अंदर जरूरी भी था। जब मॉक ड्रिल, ब्लैकआउट हो रहे थे, उस समय हमने इसको 4 दिन रोका था बीच में। सोशल मीडिया पे भी कई बार हैशटैग चले। एक बार हमने गिरफ्तारी दी 100 से ज़्यादा नौजवानों ने, जिसमें हमारी छोटी बहन भी शामिल थी एक। और ये लाखों लोगों की जो रैली अपने अपने साधनों से, शायद ये हिस्टोरिकल रैली है, जो अपने अपने साधनों से इस तपती गर्मी के अंदर बाड़मेर, जैसलमेर से लेकर धौलपुर, डूंगरपुर से लेकर गंगानगर तक का नौजवान, किसान का बेटा यहाँ पे मुझे ताकत देने के लिए आया। और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मिले हुए राजस्थान के अंदर, और इनकी मिलीभगत को ख़त्म करके नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो, ये संदेश देने राजस्थान के नौजवानों ने 25 मई को आक्रोश रैली यहाँ पे करी थी, जो ऐतिहासिक थी। और उसके बाद हम राज्यपाल से मिले, कल इसको लेके हमने गवर्नर से मिलने का कार्यक्रम रखा। और उससे आगे हमने पीएम और राष्ट्रपति से भी हम समय मांगेंगे। ये हमारा आंदोलन चलता रहेगा। अभी इसको किस रूप में लेना हम तय करेंगे। इस आंदोलन को धरने से बाहर निकाल के पूरे राजस्थान में चलाया जाए, या हाईवे की तरफ चलें, या रेलवे ट्रैक की तरफ चलें, हम राजस्थान के जवान के भविष्य को इस तरह बर्बाद नहीं होने देंगे। और दोनों दलों ने जिस तरह लूट मचाई राजस्थान में, जो गुंडागर्दी कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर करी है, एक दूसरे के पापों में पर्दा डाला है, हमें राजस्थान के जवान, किसान और प्रत्येक व्यक्ति की बात पहुंचानी है कि दोनों दल कभी आपके नहीं हो सकते। यहाँ तीसरी ताकत की आवश्यकता है। तीसरी ताकत राजस्थान के जवानों ने खड़ी कर दी राजस्थान के अंदर। 25 जून की जो ऐतिहासिक रैली हुई, उसमें वक्ताओं ने भी संकेत दे दिया और आपने भी कई मुद्दों पर कहा कि भाई ये तो जब हमारी सरकार बनेगी तो हम देख देंगे। तो 28
2028 के विधानसभा चुनाव के लिए क्या उस रैली के जरिए मुख्यमंत्री पद के लिए आपने अपना दावा पेश कर दिया क्या? 2028 बहुत आगे है। अभी तो चूंकि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की गोद के अंदर बैठ गई, कोई लड़ने वाला नहीं था। भजनलाल सरकार के जो पेपर आउट हो रहे हैं, जैसे जेटीए का था तो उसमें ओएमआर सीटी गायब थी, पहले पेपर लीक होंगे, वो ओएमआर के साथ छेड़खानी होने लगे। जैसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कॉपियाँ किराने के स्टोर पर जच रही है, गाय कॉपी को खा रही है, तो ये घटनाएं रोज आ रही है। तो इसे कौन लड़ेगा मुझे बताओ आप? तो लड़ने वाला तो चाहिए ना कोई न कोई। तो भगत सिंह की भूमिका के अंदर राजस्थान का नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ मिलकर, अपने भाई के साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहा है। इस राजस्थान को बचाने की लड़ाई है। अभी तो बड़े आंदोलन राजस्थान में होंगे। अब दिल्ली भी आवश्यकता पड़े तो प्रधानमंत्री का आवास घेरेंगे, जंतर मंतर तक भी आंदोलन जाएगा, हाईवे पर जाएगा। ये रुकने वाला नहीं है। सरकार को झुकाएंगे, हाईकोर्ट अपने हिसाब से निर्णय करेगा। हम चाहते हैं उससे पहले ही सरकार इस भर्ती को रद्द करे और आरपीसी के पुनर्गठन की घोषणा करे। आइंदा से ऐसी घटनाएं नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। कड़ा और ठोस कानून राजस्थान के अंदर बने। जिस तरह मंत्री जोगाराम पटेल जो इस कमेटी एसआई भर्ती रद्द करने वाली उप समिति के चेयरमैन है, उनकी पोती नकल करते हुए पकड़ी गई। बताओ, जो न्याय और कानून मंत्री है, तो कहाँ से न्याय दोगे आप? बताओ कौन सा कानून है? अपने बच्चों को ही संस्कार ये दे रहे हैं कि बच्चे नकल कर रहे हैं, दादा भी नकल कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ, दादा दूसरे तरीके नकल कर रहा है, वो बच्चे ही संस्कार सीखेंगे। तो यहाँ तो सारा कुएं के अंदर भांग पड़ी हुई है, और पूरे कुएं को ही साफ करना होगा। आमतौर पे राजनेता ऐसी बयान देने से बचते हैं या पर्दे के पीछे की जो सच्चाई है उन्हें सामने लाने से बचते हैं हमेशा, लेकिन हनुमान बेनीवाल एक अलग ही किरदार में दिखाई देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और आप जो कह रहे हो, जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हो, देखिए वो बयान मैंने किसी जाति के खिलाफ भी नहीं दिया। मैंने ये कहा कि महाराजा सूरजमल ने बड़ी लड़ाई लड़ी। निश्चित रूप से सूरजमल से बड़ा योद्धा इस राजस्थान में नहीं हुआ, देश में भी नहीं हुआ। महाराजा शिवाजी, महाराजा सूरजमल जो अजय योद्धा थे, दिल्ली जिनके नाम से कांपती थी और मुगल छुप जाया करते थे, वो कभी लड़ाई हारे नहीं। और मैंने कहा महाराजा सूरजमल ने लड़ाई लड़ी, महाराणा प्रताप ने लड़ी, एक दो लोगों ने और लड़ी होगी। मैंने ये भी कहा था कि कुछ लोगों ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ये मैंने कहा था। और मैंने किसी जाति का नाम नहीं लिया। मैंने कहा लड़की देने बहुत से लोग तो पहले ही चले जाते थे दूर, ये हिस्ट्री के अंदर लिखा हुआ, ये मैंने नहीं बोला। अब जाति विशेष का इसको अगर करके कुछ लोग पॉलिटिकल उसको मोड़ दे रहे तो गलत है। संकीर्ण मानसिकता के लोग ऐसी बात कह सकते हैं। मैं किसी जाति विशेष के खिलाफ काम भी नहीं करता और मेरा ये मकसद भी नहीं है कि मैं जातियों को लड़ा के राज करूं। मैं तो जातियों को सामंजस्य बिठा के आगे बढ़ाना चाहता हूँ। गुजर मीणाओं के जब झगड़े हुए, जब मैं बीच में था आपस में इनका राजीनामा कराने में, जाट राजपूतों को कभी लड़ने नहीं दिया। कुछ तथाकथित लोग, कुछ संकीर्ण मानसिकता के लोग अलग अलग तरीके से नेता बनने के लिए मेरे खिलाफ बकवास करते हैं और आधे लोग माफ़ी मांगते नजर आते हैं। आप देख, दूसरे दिन सोशल मीडिया में माफ़ी भी मांग रहे हैं। तो मेरे हिसाब से तो मैंने कोई गलत बयान किसी कास्ट को इंगित करके नहीं दिया। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। हिस्ट्री मैंने नहीं लिखी, इतिहास लिखने वालों से पूछो। और अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो गृह मंत्री प्रधानमंत्री से मिल लो, बदल दो, इतिहास को बदलवा दो। और उस इतिहास जब बदलेगा तब कई राजा जो अभी दूसरी जातियों में, उनकी जातियां दूसरी निकल जाएगी। इतिहास के अंदर लोग अलग अलग दावे भी कर रहे हैं, ये राजा हमारा था, हमारा राजा चुरा के दूसरे लोग ले गए। हमारे भी एक दो राजा मध्य प्रदेश के अंदर जहाँ उनको दूसरे रूप में मानो जाट राजा थे। तो जाट हिस्ट्री बहुत बड़ी हिस्ट्री है, जाट बहुत बड़ा क्षेत्रीय। मैंने ये बात कही थी कि जाट क्षेत्रीय है, गुर्जर है, यादव है, राजपूत है, डोगरा है, मराठे हैं, पटेल है। जो लड़ता है वो क्षेत्रीय है, यही मैंने बोला है। और मैंने किसी कास्ट को थोड़ी कहा, अभी तक तो नाम लेके नहीं कहा मैंने, फिलहाल आज तक तो नहीं बोला। आपने कहा भाई जाट सबसे बड़ा क्षत्रिय है, उसके बाद आपने यादव, गुज्जर, पटेल सबके नाम गिनाए और आपने कहा भाई आपका नाम नंबर सबसे बाद में आता है। ना, मैंने ये कहा कि क्षत्रिय कोई एक व्यक्ति ने कहता मैं ही क्षत्रिय हूँ, ऐसा नहीं होता। क्षत्रिय अलग अलग काल खंड के अंदर अलग अलग जातियों ने लड़ाई लड़ी, हर समाज ने लड़ाई लड़ी। जब भी आवश्यकता पड़ी, देश भारत माता को जब भी आवश्यकता पड़ी, तो प्रत्येक समाज ने बलिदान दिया। कोई ठेका ले ले कि हमने ही सब कुछ किया, तुमने सब कुछ नहीं किया। सब कुछ करने वाले और लोग हैं। ये इतिहास लिखा हुआ भाई, इतिहास के अंदर सब पता। और मैं कह रहा हूँ, अगर हमारा इतिहास सही लिखा जाता जाटों का, तो इस देश के अंदर जाटों का बहुत बड़ा इतिहास होता। हमारे जो गोकुला जाट से लेके हमारे जितने भी महाराज रणजीत सिंह, भगत सिंह जो जट सिख थे, तो हिस्ट्री के अंदर तो यही लोग हैं सब ज़्यादा। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, ये आपका जो जो इलाके, लड़ाके इलाके जहाँ महाभारत जहाँ पे हुई, जिन इलाकों के अंदर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, वो इलाके आज भी किस जाति के बाहुल्य थे। तो अपने को सोचने की आवश्यकता कि निश्चित रूप से हमारे लोगों ने बहुत बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी,
लेकिन वो इतिहास लिख के नहीं जानते थे, उनका इतिहास कोई लिखने वाला नहीं था, इसलिए इतिहास के अंदर हम लोगों को वो जगह नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। तो आपके बयान को जो एक जाति विशेष से जोड़ा जा रहा है या राजपूत समाज से जोड़ा रहा है, आप उसे डिनाई कर रहे हैं? नहीं, वो तो गलत कर रहे हैं ना। राजपूत समाज को जब भी मेरी जरूरत पड़ती है तो ये है इनका। पद्मावती का जब मामला था तो राजपूत समाज के नेताओं ने और कुछ संगठनों ने मेरे से बात करी थी कि साहब पद्मावती के मामले में हम सब एक है। मैंने भी उनका समर्थन किया था कि मैं कि पद्मावती हमारी नारी शक्ति का सम्मान है, और इस मामले में जाट समाज भी इनके साथ खड़ा था। जब कोटा की छत्रियों का मामला आया, उनके राजा की छत्रियाँ उखाड़ी, तो हमने बात करी, लोकसभा अध्यक्ष से बात करी, मैं इनके साथ खड़ा था। EWS आरक्षण की बात थी तो मैंने कहा राजपूत, ब्राह्मण, ये आपका कायस्थ और बनिया, इनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। अगर कोई गरीब है इन जातियों का तो उसको आरक्षण का हक मिले। मैं रोज इनके पक्ष में बोलता हूँ, लेकिन अब इनको तो ये हनुमान बेनीवाल लड़ क्यों रहा है? अरे तुम्हारी जाति में हनुमान बेनीवाल जैसे नेता पैदा करो, मैं मना कर रहा हूँ क्या? मैं मेरी जाति के अंदर पैदा हूँ, मुझे ये मैं गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, मुझे गर्व है कि मैं जाट के घर मैंने जन्म लिया, मैं लड़ रहा हूँ। और मुझे इस बात की भी खुशी कि मैंने सत्ता को किसान आंदोलन में, जो मेरा आंदोलन नहीं था, पंजाब का आंदोलन था, हरियाणा साथ आया, फिर यूपी दिल्ली साथ, राजस्थान में तो आंदोलन था ही नहीं। मैंने तो राजस्थान में आंदोलन खड़ा किया और 70 दिन सड़क पर देश का एक सांसद बैठा रहा, पहलवान बेटियों को न्याय दिलाया, अग्निवीर जो सबका है, जिसमें राजपूत समाज के बच्चे भी सेना में जाते हैं, हर जाति के, हमारी जाट रेजिमेंट है, जड़ सिख जाट तमाम जातियाँ। तो अग्निवीर के मामले में राजपूत समाज को भी आंदोलन में मेरे साथ आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहे हैं? सेना में तो उनके भी बहुत लोग हैं। तो मैं सर्व समाज से अपील करता हूँ, आप आइए, बड़ी लड़ाइयों में मेरे साथ आइए, क्यों नहीं आ रहे हो आप? और जब मैं पार्टी बना के चल रहा हूँ तो ये तो है नहीं भी एक जाति से कोई पार्टी नहीं चलती, और मेरे भी बहुत से लोग मेरे खिलाफ हैं मेरी जाति के। तो जो इसको गलत दिशा के अंदर लेके गए वो तथाकथित संकीर्ण मानसिकता के लोग हैं। जिस तरह के ऑडियो वीडियो उन्होंने जारी किए, कुछ लोग माफिया मांग रहे हैं, मैं भी सुनो सब पे केस दर्ज नहीं किया, मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है। लेकिन मेरे वीडियो जो मैंने जारी किया था उसमें कहीं मैंने राजपूत जाति का नाम नहीं लिया। मैंने ये कहा कि कुछ लोग मुगलों को बेटी देने 70 किलोमीटर दूर चले गए थे। लिखा हो तो सही, हिस्ट्री में लिखा हो, मैं क्या करूं? मेरे बात तो बहुत से लोगों ने कह दिया, और आ रही सारी। तो इतिहास की बात है, इतिहास हमने नहीं लिखा। उन लोगों को खाली जलन है कि बात है हनुमान बेनीवाल लड़ क्यों रहा है, वो भी सौदेबाजी क्यों नहीं करता दूसरे नेताओं की तरह, ये सरेंडर क्यों हो रहा है? तो ये बीजेपी की IT सेल ने इस मामले को तुल दिया राजस्थान में। बाकी उन लोगों को तो इस बात का आता पता है, उनके खुद के ही लोग पता नहीं क्या क्या बोल गए। राजपूत समाज के एक मंत्री ने तो ये कह दिया था, पूर्व मंत्री ने, कि औरंगजेब तो दिया कुमारी का फूफा लगता है। ये बोला ना दिया कुमारी के लिए, उनका विरोध तो ये लोग नहीं कर रहे हैं। लेकिन चूंकि बीजेपी की IT सेल ये काम कर रही है, जिसे जाट राजपूतों को हम आपस में लड़ाएं और आराम से भजन लाल जी बंसी बजाएं बैठ के, ये इशू है राजस्थान। तो कांग्रेस और भाजपा इन दोनों के इर्द गिर्द राजस्थान की राजनीति और सत्ता सिमटी रही अब तक, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक नया विकल्प बनकर उभर रही है। पहला चुनाव आपने लड़ा, 3 विधानसभा सीट आप लोगों ने जीती, आप लगातार सांसद बन रहे हैं 2 बार से। लेकिन विधानसभा चुनाव में आपने चंद्रशेखर जी के साथ गठबंधन रचा, जो उम्मीदें बहुत लोगों को थी उस हिसाब से परिणाम नहीं आ पाए। तो क्या भविष्य में एक मजबूत आप गठबंधन आप बनाना चाहेंगे, ऐसा कि जो राजस्थान की राजनीति में नया इतिहास रच सके? वही तो मैंने बयान दिया था कि राजस्थान के लोग कमजोर हैं, लड़ाके नहीं। उस बयान को राजपूत समाज अपने ऊपर ले गया। मैंने कहा कि लड़ाके कम हैं यहाँ, पॉलिटिकल रूप से लड़ाके नहीं। आज भी राजनीति वोट एक बार कांग्रेस को देते हैं, एक बार रोटी को इधर सेकते हैं, दूसरी तरफ इधर करते हैं। एक बार कांग्रेस, एक बार मैं 25 साल से लड़ रहा हूँ, हर जाति वर्ग समाज के लिए लड़ रहा हूँ। दिल्ली के अंदर भी राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ी, हमेशा हर कौम के लिए लड़ा, बड़ी बड़ी हुंकार रैलियाँ करी। ये जो भी जयपुर की रैली थी, इससे भी 3-3, 4-4 गुना बड़ी रैलियाँ मैंने करी। राजस्थान के अंदर पार्टी का गठन किया था, और जब 18 में हमारी पार्टी को 9 लाख वोट मिले थे, उस समय 1.5 लाख ज़्यादा वोट मिले थे, कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। और जैसे ही 9 लाख अलायंस में बीजेपी के साथ गए 19 में, तो 25 सीट बीजेपी जीत गई। अब की बार भी वोट ठीक मिला हमें। अलायंस जो हमने किया उसका ज़्यादा असर राजस्थान में नहीं। उसका कारण है कि अभी लोग तैयार ही नहीं इस चीज़ के लिए। अब लोग तैयार होंगे। अब लोगों को लग रहा है कि यार देश के प्रत्येक इलाके के अंदर थर्ड फ्रंट बन गया, कि हम इतने कमज़ोर हैं कि थर्ड फ्रंट नहीं बना सकते। तो इस बार बीजेपी को घर बिठा देंगे और कांग्रेस का भी इलाज करें। कांग्रेस का इलाज हो गया निश्चित रूप से, लेकिन भाजपा को भी ठीक कर देंगे। और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह जाती है, जय राजस्थान में बोलती है, इनकी सरकारें जब जब होती है तो यही काम इन लोगों ने किया, लड़ा के फूट डालो राज करो, यही इनकी नीति रही। यही मेरे बयानों को उन्होंने तोड़ मोड़ के पेश किया बीजेपी की IT सेल ने।
मुझे बदनाम करने की पूरी कोशिश करी। लेकिन राजस्थान का जवान इस बात को समझता, किसी तरह का टकराव राजस्थान में नहीं होगा, इतना मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। सत्ता सुख ललचाता नहीं क्या हनुमान बेनीवाल जी को? ना अब कर नहीं सकता ना, वो तो समय ही चला गया। वो तो 2003 में आ जाता। फिर मैं बीजेपी के अंदर जब कोई आते नहीं थे, उस समय तो मेरे फादर ने ज्वाइन की थी 1995 में, जब जाट समाज के लोग बीजेपी को देखना ही नहीं चाहते थे। और उसके बाद संघर्ष ही आया मेरे खाते में। समाज के बड़े नेताओं ने मुझे बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, झूठे मुकदमे 302 के दर्ज कराए, मेरे परिवार के पीछे पड़ गए। लेकिन फिर भी मैंने समाज के हर नेता का एक एक बार ध्यान रखा। 18-23 में 40 से ज़्यादा लोगों की लिस्ट आपको दे दूं कि कोई 18 में मेरे से मदद लेके गया, कोई 23 में लेके गया, लेकिन जिसकी मदद मैंने की, मैंने उनसे एक कप चाय भी नहीं पी। हाँ, अगर उसने मेरा नुकसान करने का सोचा तो मैंने ज़रूर उसको वापस कहा, ठीक से संभल जाओ, और कईयों का नुकसान भी अपना आप ही हो गया। तो ये क्रम आगे भी जारी रहेगा या अब ऐसे लोगों के लिए दरवाजे बंद? नहीं, ऐसे लोगों के लिए दरवाजे बंद। अब तो पार्टी सत्ता में कैसे है आरएलपी, और कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जितने भी दल राजस्थान में लड़ रहे हैं, जो भी हमारे साथ अलायंस करना चाहेंगे, उनके दरवाजे, उनके जैसे बीजेपी पार्टी हो गई, मेरे बाद बनी, और जो भी दल जो कांग्रेस भाजपा के खिलाफ विचारधारा के हमारे साथ अलायंस करेंगे, अलायंस के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। हम इस बार राजस्थान में थर्ड फ्रंट की सरकार बनाना चाहते हैं। 28 के अंदर जवानों ने कमर कस ली है। पंचायत चुनाव के अंदर आपको टेलर देखने को मिलेगा कि पंचायत चुनाव में किस तरह आंधी आरएलपी की चलती है राजस्थान के अंदर। अगर आप कांग्रेस या भाजपा दोनों में से एक के साथ गठबंधन की का विकल्प आपको चुनना पड़े तो किसे चुना? 23 में अगर ये मैं कर लेता अलायंस 23 में, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ अगर मेरा अलायंस होता तो कांग्रेस 130-35 सीट जीतती। अब 28 का अलायंस है, उसके बारे में अभी से ये नहीं कह सकता क्या होगा, लेकिन अभी कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ जो भी दल हमारे साथ आना चाहेंगे, हम तीसरी ताकत की बात राजस्थान में खड़ी करें। 28 की बात अभी कहना मुश्किल है, ये 27 के बाद ही स्थितियाँ क्लियर होगी कि हमारी स्थिति राजस्थान में क्या रहती है, उसके बाद ही हम बता पाएंगे आपको। लेकिन हमारी जंग जारी रहेगी राजस्थान के अंदर। अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। 8 जून को ऐलान कर दिया है करनी सेना ने नागौर में बड़ी स्वाभिमान सभा करने का, और आपके लोग भी कह रहे हैं कि साहब खरनाल का मेला है वहाँ पे चलो, तो क्या फिर आमना सामना होंगे दोनों पक्ष? और जिस इस घटनाक्रम की वजह से जिस पे नज़र लगी है पूरे राजस्थान की भी और आसपास के जो स्टेट है उनकी भी, तो क्या नागौर संग्राम का केंद्र बनेगा क्या? देखिए, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि लॉ एंड ऑर्डर बना रहे हैं, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तो कोई कहेगा कि आपके घर पे कोई आ रहे हैं तो मैं तो घर ही मिलूंगा, और कहाँ जाऊंगा। 8 जून को नागौर में रहूंगा मैं, मुझे तो रहना ही नागौर। मेरा रूटीन का काम जन सुनवाई चलेगी। मुझे नहीं पता, मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की जानकारी मिली कि कुछ लोगों ने कहा हनुमान जी के घर को हम बुलडोजर से ढा देंगे, किसी ने ये कहा वो कहा, तो कहते रहते, चलते रहते हैं राजनीति में, ये तो बातें चलती रहती। अगर इन बातों से डर के हम बैठ जाएंगे तो काम कैसे करेंगे बताओ? हम तो तमाम अपराधियों के खिलाफ लड़ रहे हैं देश में, तो सारे धमकियाँ देते ही रहते हैं, तो फिर घर थोड़ी बैठेंगे। देखा जाएगा 8 तारीख को क्या होगा। अभी तो बहुत जल्दी हो जाएगी, अभी तो 6-7 तारीख तक पता लग जाएगा क्या होने वाला, तब आपको जवाब दे देंगे दोबारा। हनुमान बेनीवाल 8 तारीख को नागौर में रहेंगे? और कहाँ जाऊँगा, तो नागौर ही रहूँगा। मैं तो नागौर ही रहूँगा पक्का, और मैं तो संघर्ष करता हूँ, लड़ता हूँ। और लेकिन मैं नहीं चाहता कि जातीय द्वेषता राजस्थान में फैले। ये चीफ मिनिस्टर की और इनकी जिम्मेदारी है कि राजस्थान में दो बड़े समाज आपस में नहीं लड़े, और पॉलिटिकल नेता जो इनके बीजेपी के बड़े नेता हैं, उनको भी मैं कहना चाहूँगा ऐसी ओछी राजनीति वो लोग नहीं करें, किसी को भड़काने का काम नहीं करें। और जो लड़ रहा है, आपकी हिम्मत है तो मेरे साथ आओ ना, पार्टी के साथ जुड़ के लड़ो लड़ाई, तब पता लगेगा। टिकटें दे ही रहा हूँ मैं तो 3 टिकट 18 में राजपूत समाज को दी। अब की बार भी राजपूत समाज मतलब 2-3 टिकट मेरी पार्टी से ली थी। तमाम समाजों को लोग लेते हैं, तो समाजों का तो मामला ही नहीं है ना। और नए ये बयान किसी समाज को टारगेट करके दिया गया, ये नहीं दिया मैंने। अभी तो क्या लोग इसको ले दे के इनको कहीं ना कहीं इशू मिलता नहीं, करें क्या? तो कई लोग पॉपुलरिटी के लिए, हम पॉपुलर हो जाए हमारी कौम में, तो किसको गाली दें? हनुमान बेनीवाल को। जैसे हमें हमारे समाज में दुकान चल जाए, कोई प्लॉट पर कब्जा कर लेगा, कोई दूसरा ब्लैक का दारू बेच ले, कोई और काम कर ले, इसलिए लोग चला के अंडरस्टैंड लाइव आते हैं, गाली देते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं बाद में। यही चलता आ रहा है, इससे ज़्यादा मुझे लगा नहीं कुछ। रैली के मंच से आपने कहा कि भाई जाट भी तेजा जी की जय बोलते हैं, गुज्जर भी तेजा जी की जय बोलते हैं, हम भाई हैं, और सचिन पायलट जी के प्रति आपके मन में कहीं सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई देता है? 2 बार था, अब नहीं,
हो गया। वो तो 2 बार मैंने एहसान कर दिया ना उसके ऊपर। 2 बार सीएम बनाने का प्रयास किया। एक बार सरकार जब गिर रही थी गहलोत की तब 3 एमएलए दिए, और एक बार पहले कहा भाई 3 एमएलए दे रहा हूँ अगर इनको सीएम बनाए। अब उनके प्रति कैसे, वो तो कांग्रेस में पता नहीं रहेंगे कि नहीं रहेंगे। ये अभी कांग्रेस में 5 मुख्यमंत्री, तो कौन कहाँ जाएगा उस समय क्या पता, सड़क पर नहीं लड़ सकते ये लोग। 2 बार मैंने मदद करी, और गुर्जर समाज के लिए मैं आज भी खड़ा हूँ, गुर्जर समाज के मैं साथ हूँ। लेकिन ये बातें भविष्य के गर्त में है कि आगे क्या होगा। सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरा सबके साथ है, मेरी कौन सी कोई लड़ाई, पॉलिटिकल लड़ाई हो सकती, किसी नेता से व्यक्ति की लड़ाई नहीं मेरी। लेकिन वो मामला जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा अब कांग्रेस के किसी नेता के प्रति मेरी कोई सहानुभूति नहीं, किसी के प्रति बीजेपी के बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल खिलाफ हूँ बीजेपी। कांग्रेस के नेता के प्रति सहानुभूति नहीं है और बीजेपी के नेताओं के प्रति बिल्कुल सहानुभूति नहीं है। कैसे होगी, मैं तो थर्ड फोर्स में हूँ ना। कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में हूँ मैं अभी दिल्ली के अंदर, इंडिया अलायंस कब मैं तो हूँ। अब कितने दिन ये रहता है, क्या होता है, कौन कौन दल बिखरते हैं जाते हैं, ये तो आगे बताएंगे। लेकिन दिल्ली सरकार के अंदर भी जो देश की सरकार है उसमें आप हमें हमेशा आम जन के लिए, गरीब के लिए लड़ते हुए लोकसभा के अंदर और सड़क पर लड़ते हुए देखेंगे। हमें अगर सत्ता में जाने का शौक होता तो कभी के चले जाते। सत्ता आज भी दरवाजे पर खड़ी है, एंट्री कर लो जब चाहे, करनी नहीं फिलहाल एंट्री। 28 ही जंग लड़ेंगे एक बार। सीज फायर को लेके भी मन में आपके बहुत मेरे सवाल। को लेकर थोड़ा सा बड़ा बुरा लगा कि एकदम से ये अमेरिका ने पंचायत की। दूसरा है जो सिंदूर नाम से जिस तरह बीजेपी राजनीति करी, ये भी नहीं करनी चाहिए इनको। सिंदूर तो अपना आप जब शादी होती है, दूल्हा जब शादी करने के लिए जाते सिंदूर की डिब्बी तो ले जाते हैं, और परिवार के लोग भी देते हैं, ये भी देते हैं। अभी बीजेपी का सिंदूर क्यों कोई मांग में भरेगा बताओ मुझे। कह रहे भाई मोदी जी का, भाजपा का सिंदूर लेके जाओ। एक तरीके से गलत ट्रैक पे देश जा रहा है। इस बात में बात मोदी जी से बात गलत निकल गई होगी, उन्होंने कहा मेरी रगों में सिंदूर बह रहा है। सिंदूर तो अगर थोड़ा सा पी लो ना तो आवाज़ ही खत्म हो जाती, शीशा होता है उसके अंदर, रगों में तो खून बहेगा, सिंदूर कैसे बहेगा। अब वो जो बोले उनके सामने कौन है भाई, सामने में तो पप्पू है, क्या बोल पाएगा बताओ। तो मेरे हिसाब से तो कांग्रेस के भी बहुत से नेता बीजेपी ने डेपुट करके कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो मन चाहे बयान उनसे दिलाती रहती, जो उनका काम निकलता रहता है। बाकी आज देश के अंदर बीजेपी सरकार से लोग खुश नहीं है। बेकारी, बेरोजगारी, और ये जो पाकिस्तान के प्रति देश की जो भावना थी कि इस बार पीएको पे कब्जा करना चाहिए, सारे आतंकी कैंप नष्ट हो, और लेकिन लोगों के मन के अंदर ही रह गई बात, मज़ा नहीं आया लोगों को। हाँ ये सही है कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम से हमने कुछ आतंकी उनके मार गिराए या आतंकी अड्डे नष्ट किए, लेकिन बहुत से आतंकी अड्डे बचे हुए हैं। और पाकिस्तान ने जिस तरह धमकियाँ दी और अमेरिका ने जिस तरह कहा कि भारत और पाकिस्तान दोनों मान देश है, तो भारत की तुलना पाकिस्तान से कर दी बताओ। तो हमारा अपमान तो क्या है अमेरिका, निश्चित रूप से प्रत्येक हिंदुस्तानी के मन के अंदर ये है कि सीज फायर की घोषणा तो हिंदुस्तान करता बड़ा है, अमेरिका ने चौधर क्यों की, ये प्रत्येक व्यक्ति इस बात से नाराज है। तो चाहे राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा का मामला हो, चाहे करनी सेना के नागौर कूच का ऐलान हो, और चाहे राजस्थान की राजनीति से जुड़े मुद्दे हो, चाहे मुद्दा हो ऑपरेशन सिंदूर का, हनुमान बेनीवाल जी ने खुलकर जवाब दिए और साथ ही कहा कि भाई 8 तारीख को अगर लोग आओगे नागौर तो वो नागौर में ही रहेंगे और जो स्थिति बनेगी वो देखी जाएगी, लेकिन कानून व्यवस्था बरकरार रखना काम है राज्य सरकार का।